ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये समय रहता है किसान की बात कार्यक्रम का। और आज मैं हूं आपके साथ दीपिका, और मेरे साथ हैं रजनीश। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। तो दीपिका आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं के बीच में है, वही समय है, वही बातें हम करने जा रहे हैं, जबकि विषय आज थोड़ा सा अलग हट करके होगा। कार्यक्रम में हमारा एक प्रयास होता है कि हम अलग विषय पर अपने श्रोताओं से बातचीत करें। हमारे विशेषज्ञ जो हमारे कृषक भाई हैं, उनकी जो समस्याएं उसका निदान करने का भरपूर प्रयास करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि ये बसंत काल चल रहा है, और बसंत काल के दौरान जिन जिन फसलों की हम खेती करते हैं, आज उसी खेती पर आधारित हमारा आज का ये कार्यक्रम है। तो आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती की तैयारी कैसे करें और उसकी किस्में क्या क्या हैं। तो बसंतकालीन गन्ने में किस तरह से बुआई की जाती है, किस तरह से उसकी देखभाल की जाती है, तो इस विषय पर आज हम अपने श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब किसान भाई अपनी बुआई करते हैं तो बहुत सारी तैयारी उनको करनी होती है। जमीन किस तरह से तैयार करनी होती है, उर्वरकों का प्रयोग कितने प्रतिशत, कितने अनुपात के अनुसार करना होता है, किस तरह से पानी देना होता है, किस तरह से बीज का निर्धारण करना पड़ता है, किस तरह से बुआई की जाती है। तो बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं कि जिस पर किसान भाई सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। तो इस दिशा को सही निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, तो आज का हमारा विषय है बसंतकालीन गन्ने की खेती, और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक। तो आइए सुनते हैं उनसे हुई ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति हमेशा की तरह आपके साथ, और आज बातें करेंगे मिठास की, जी गन्ने की। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप आते हैं स्टूडियो में, वो भी शाहजहांपुर से, तो ऐसा लगता है कि स्टूडियो में भी मिठास आ गई, और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी सोचने लगते हैं कि भाई बसंतकालीन गन्ने पर काम शुरू हो गया। और डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए नहीं तो क्या बात है, इसलिए हम आपसे बात करते हैं। भाई समय तो हो गया, तो अब तो बातचीत बनती है। जी बिल्कुल। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में, और आज गोल्ड के स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, जैसे जब हम ये महीना आता है तो सोचते हैं कि बसंतकालीन गन्ने की खेती के बारे में हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि इस समय क्या काम करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मुख्य बातें होती है, एक तो वो गन्ने की बुआई का समय होता है, उस पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरा मैं सोच रही थी कौन कौन सी किस्में हैं जो बहुत बेहतर होती हैं हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसमें उन्हें फायदा हो सकता है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय अक्सर कहते हैं आय दुगनी करनी है, और तिगुनी चौगुनी भी हो तो और अच्छा है। तो किस्में अगर अच्छी होंगी तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पैदावार हमारी बढ़ेगी। और क्या विधि हो सकती है जिससे हम बेहतर कर सकते हैं? विधि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जी उपज में और आय में। तो आज हम इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। और डॉक्टर साहब शुरू करते हैं बसंतकालीन गन्ने की बुआई के उपयुक्त समय से। तो कौन सा उपयुक्त समय है? समय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है गन्ने के जमाव में या किसी भी फसल के जमाव में, कि हम किस समय पे उसकी बुआई कर रहे हैं। और समय की जब हम बात करते हैं तो सीधे सीधे हमारा संबंध होता है कि जिस समय पे हम उस फसल की बुआई करते हैं वो समय उस फसल के जमाव के लिए उपयुक्त तापक्रम की बात हम करते हैं। जब हम अगर गन्ने की बात करें और गन्ने में बसंतकालीन गन्ने की जब हम बुआई की बात करते हैं तो बात आती है कि क्या उपयुक्त तापक्रम है
और गन्ने के लिए जमाव के लिए जो उपयुक्त तापक्रम होता है वो 16 डिग्री से लेकर के और 32 डिग्री के बीच में तापक्रम होना चाहिए। यदि ये तापक्रम होता है तो उसमें गन्ने का जमाव बहुत ही बेहतर होता है। और बसंत काल में ये तापक्रम जो हमारे उत्तरी भारत में जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो ये तापक्रम लगभग 15 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च के बीच में ये तापक्रम पाया जाता है। तो ये जो समय है बिल्कुल उपयुक्त समय अब बसंतकालीन गन्ने की बुआई का चल रहा है। तो किसान भाई इसमें अपने गन्ने की बुआई जो करनी है उसके लिए पूरी तैयारी कर लें और समय बहुत ही उपयुक्त है। बिल्कुल, और बिल्कुल तैयार हैं आप। तो और भी चीजें हैं जो आपको बतानी है किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे किस्मों के बारे में। किन किन गन्ने की किस्मों की बुआई करें जिससे बहुत अधिक पैदावार हमारे किसान भाइयों को मिले? जी देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात हम अभी कर रहे थे कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई की हम तैयारी कर लें, उसमें जो पहली चीज ये है कि हमें किस्मों का चयन, क्योंकि किस्में आजकल ऐसी विकसित हो गई हैं शोध संस्थानों द्वारा कि उनकी उपज में बहुत ही अहम भूमिका होती है। और गन्ने की किस्मों की अगर बात करें तो उसमें 2 तरह की किस्में होती हैं, एक अगेती किस्में और मध्य देर से पकने वाली किस्म। अगेती किस्मों की बात करें तो बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में हैं। पहली किस्म है कोसा 08272, ये अगेती किस्म है। उपज इसकी बहुत ही अच्छी है। इसकी जो पेड़ी की क्षमता होती है, बेसिक रूप से जब हम बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ने के साथ जो हमें अतिरिक्त लाभ की बात होती है वो पेड़ी की बात होती है कि एक पौधे गन्ने की कटाई के बाद जो हम पेड़ी की दूसरी फसल लेते हैं उसमें हमारे सीधे सीधे 25 से 30% बचत होती है। तो 8272 ऐसी प्रजाति है जिसमें पेड़ी की अच्छी उपज उसमें होती है। चीनी परता भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा गन्ने की किस्म है अगेती किस्म को 0118, बहुत ही अच्छी प्रजाति है। यूपी 05125 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। अभी गन्ना शोध संस्थान द्वारा शाहजहांपुर द्वारा नई किस्म विकसित हुई है कोसा 13235 अगेती किस्म में, ये भी बहुत ही अच्छी प्रजाति है। और उपज में ये लगभग जो हमारी को 0238 किस्म है जो पूरे उत्तरी भारत में लगभग फैली हुई है उसके समकक्ष इसकी उपज है। तो मैं चाहूंगा कि अगेती किस्मों में किसान भाई इन किस्मों का चयन करें और इनकी बुआई करें। इसके बाद बात आती है मध्य देर से पकने वाली किस्म जो है। मध्य देर से पकने वाली किस्मों में कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बसंतकालीन गन्ने की बुआई करके हम पैदावार ले सकते हैं। कोसा 08279 है, कोसा 08276 है, कोसा 09232 प्रजाति है, कोसा 12232 किस्म है। ये सभी मध्य देर से पकने वाली बहुत ही अच्छी किस्म है और किसान भाई इनका चयन करके और इनकी बुआई करके बसंत काल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पे किसान भाइयों को और बताना चाहूंगा कि किस्मों के चयन के साथ साथ हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जिस भी किस्म का चयन करें उसके बीज गन्ने का चयन करें, ना कि गन्ने का। यहाँ पे किसान भाइयों को बीज गन्ना और गन्ना दोनों के अंतर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम बुआई उस गन्ने की कर देते हैं जो गन्ना हम चीनी मिलों में सप्लाई करते हैं, जबकि हमें बुआई बीज गन्ने की करनी चाहिए। दोनों गन्ने में अंतर होता है। बीज गन्ने में चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा अधिक होती है, तभी उसका बेहतर जमाव होता है और बेहतर जमाव होगा तो निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है कि हमारी उपज अच्छी होगी। तो जब भी हम किस्मों के चयन के साथ साथ बीज गन्ने का चयन करें, ये देख लें कि गन्ने की गांठों पे जो आंखें हैं वो आंखें स्वस्थ हैं या नहीं है, कहीं रोगग्रस्त तो नहीं है, क्योंकि जमाव जो होता है गन्ने की गांठों पे जो आंखें होती हैं उन्हीं से जमाव होता है। अगर आंखें स्वस्थ होंगी तभी हमारा जमाव बेहतर होगा। तो इन सब बातों को किसान भाई बसंतकालीन बुआई के समय जरूर ध्यान रखें ताकि अच्छी पैदावार प्राप्त कर सके। बिल्कुल। तो अब यहाँ हम जरूर कहेंगे जो महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने आज बताई है, डॉक्टर संजीव ने, वो ये कि बीज जो गन्ना होता है उससे आपको बुआई करनी है। जब भी आप जाएं तो उसी को ले ताकि आपको बेहतर उपज मिल सके। और जो आपने गांठ बताया उसकी जो आंख होती है वो भी देखें। सामान्य तौर पर गन्ने की आपूर्ति जो किसान भाई करते हैं तो जिस गन्ने की सप्लाई करते हैं उसका गुण ये होता है कि उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। नहीं, तो वो बीज को लेना चाहिए। वो तो सप्लाई के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमको जब हम बीज गन्ने की करते हैं, बुआई की बात करते हैं, तो हाँ हमें कम अवधि की फसल लेनी चाहिए जिससे कि उसमें चीनी की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो। तो वो जमाव को और प्रोत्साहित करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और अब किस विधि से गन्ने की बुआई करें ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके? जी देखिए, जमाव में विधि का भी बहुत ही अच्छा असर पड़ता है कि हम ये भी मायने रखता है कि हम किस विधि से गन्ने की बुआई कर रहे हैं। वैसे तो गन्ने की बुआई की कई विधियां हैं, जैसे समतल विधि है परंपरागत रूप से जो किसान भाई काफी वर्षों से करते चले आ रहे हैं, जिसमें वो लगभग 2.5 फीट 3 फीट की दूरी पर रेजर से कोण खोल करके 8-10 सेंटीमीटर गहराई पे कोण खोल करके और गन्ने की बुआई कर देते हैं और पाटा लगा देते हैं। लेकिन इस विधि में एक दिक्कत आती है कि जमाव केवल हम 35 से 40% ही प्राप्त कर पाते हैं इस परंपरागत विधि में। इसीलिए अभी जो वर्तमान में गन्ना बुआई की ट्रेंच विधि जो विकसित हुई है, गन्ना बुआई की नाली विधि जो विकसित हुई है,
ये बहुत ही अच्छी है और इसमें सीधा सीधा जमाव हमारा 60 से 70% हो जाता है। जस्ट दोगुना हमें जमाव इसमें प्राप्त होता है गन्ना बुआई की ट्रेंच विधि में। ट्रेंच विधि के बारे में मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जब आप खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, तैयार करने के लिए ध्यान ये रखें कि पहली जुताई मिट्टी पलट हल से किसान भाई जरूर करें। उसके बाद 2 या 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरीके से समतल कर लें और भुरभुरा बना लें। भुरभुरा बनाने से ये होता है कि मृदा में वायु का संचार बेहतर होता है और जब वायु का संचार बेहतर होता है तो गन्ने की जड़ों को विकास करने का बेहतर मौका मिलता है। इसलिए खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। जब आपका खेत तैयार हो जाए तो ट्रेंच ओपनर से, नाली बनाने वाला एक कृषि यंत्र है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा करके, ट्रेंच ओपनर से 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली हम बनाते हैं और 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना करके उसमें गन्ने की बुआई करते हैं। और गन्ने की बुआई जो हम करते हैं वो दोहरी पंक्ति विधि से करते हैं। दोहरी पंक्ति विधि जब हम नाली बना लेते हैं तो सबसे नीचे हम खाद का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर गन्ने के टुकड़े डालते हैं। गन्ने के टुकड़े डालने का हमारा रेशियो ये होता है कि 2-2 आंख के 5 टुकड़े एक साइड में और 5 टुकड़े दूसरी साइड में। इस प्रकार से 1 मीटर में 2-2 आंख के 10 टुकड़े, इस रेशियो में हम गन्ने की बुआई करते हैं। तो लगभग 1 हेक्टेयर में 75 से 80 कुंटल बीज हमारा लगता है। और ध्यान ये रखना चाहिए कि जब हम गन्ने की बुआई इस विधि से करते हैं तो उसके ऊपर केवल 3 से 4 सेंटीमीटर ही केवल मिट्टी हम डालना चाहिए। पाटक किसी भी कीमत में नहीं लगाना चाहिए। कई बार किसान भाइयों की शिकायत ये होती है कि हमने ट्रेंच विधि से बुआई की और हमारा जमाव तो अच्छा मिला नहीं। तो वहां पे हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई पे नाली तो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब गन्ने की बुआई करते हैं केवल 3 से 4 सेंटीमीटर ही मिट्टी हम डालते हैं। जब 30-35 दिन बाद गन्ने का जमाव हो जाता है तब हम धीरे धीरे मेड़ की मिट्टी उसमें गिराते जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंच विधि से किसान भाई गन्ने की बुआई करके और जमाव बेहतर प्राप्त कर लें। और जमाव के साथ साथ एक चीज मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो गन्ना बुआई की ट्रेंच विधि है, ट्रेंच विधि में हम सिंचाई केवल उन नालियों में ही करते हैं जो 1 हेक्टेयर में करीब 82-83 नाली बनती है। अगर 100 मीटर बाई 100 मीटर का प्लाट है तो हम सिंचाई केवल नालियों में ही करते हैं। तो सीधे सीधे 50% पानी की भी हमारी बचत होती है। ये जो हमारी ट्रेंच विधि है इसमें सीधे सीधे 50% पानी की भी बचत होती है और जमाव 2 गुना होता है। तीसरा जो फायदा ये होता है वो ये है कि इसमें गन्ने में जो कल्ले बनते हैं वो कल्ले लगभग 80% कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य तौर पर जब कल्ले निकलते हैं तो उसमें काफी कल्ले मर जाते हैं, जो हमारी परंपरागत विधि है। लेकिन ट्रेंच विधि से जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें 80% कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो इस नाते हो जाते हैं कि जैसे जमाव के बाद हम धीरे धीरे मिट्टी गिराते रहते हैं नालियों में, तो उसमें जो अनावश्यक कल्ले हैं वो कल्ले नहीं निकलते हैं और जो कल्ले निकल चुके होते हैं वो गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस विधि के फायदे हैं। किसान भाई इस विधि से बुआई अगर करते हैं निश्चित रूप से उनकी पैदावार सामान्य से अधिक होगी। जो परंपरागत विधि है उससे बेहतर पैदावार होगी उसमें। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने इतने विस्तार से बताया है ट्रेंच विधि के बारे में, आप इससे बिल्कुल कीजिए। परंपरागत विधि से नहीं करके अगर आप इससे करते हैं तो बेहतर उपज मिलेगी। और एक एक स्टेप जो होता है ना, आपने बहुत विस्तार से बताया है। तो अगर आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखेंगे किसान भाइयों तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और इसमें क्या वो गन्नों की संख्या भी अधिक हो जाती है? निश्चित रूप से। इसमें जो परंपरागत विधि होती है उसमें किल्ले तो निकलते हैं। एक तो जमाव ही केवल हम 30 से 40% प्राप्त करते हैं जो सामान्य विधि होती है। इसमें जमाव सीधे सीधे आपका 60 से 70% हो जाता है ट्रेंच विधि में, और जमाव का ही फर्क पड़ जाता है। जब हमारे जमाव अच्छा होगा, खेत में गैप नहीं होगा, तो निश्चित रूप से गन्नों की संख्या अधिक होगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पानी भी कम लगेगा। पानी भी कम लगेगा, जो हमारी सरकार भी इस चाहती है कि पानी की बचत करना, तो हम उस दिशा में भी ये विधि बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। तो आज हमने विस्तार से चर्चा की है किन किन बातों पे। एक तो आपको बुआई का उपयुक्त समय है, ये आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। गन्ने की कौन कौन सी किस्में हैं, बेहतर किस्मों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया कि ट्रेंच विधि से अगर आप बुआई करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो रह गई हैं, जैसे किन किन उर्वरकों का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा अंतर फसल के रूप में कौन सी फसल हम लेकर के और लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे अगले कार्यक्रम का आप इंतजार कीजिए। हम जरूर इसके बारे में भी आपको जानकारी कुछ ही दिनों में देंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार। तो अभी बसंतकालीन गन्ने की खेती विषय पर डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी ने बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और हम सोचते हैं कि इसका उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप इस विषय से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612,
नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 पर आप हमें पत्र लिखकर अपनी जिज्ञासाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे श्रोता हमसे जुड़ेंगे और जो भी उनकी समस्या है उसको हम लिख करके भेजेंगे ताकि हम उसका निदान करने का अपनी ओर से प्रयास करें। किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम कृषि से जुड़ी जानकारियां तो आपको देते ही हैं और साथ ही नई तकनीकों, नई विधियों की भी बात करते हैं और कहीं ना कहीं जहां तक हम देखते हैं खपत के मुकाबले हमारा उत्पादन जो है उसको बढ़ाने के लिए भी हम आपको किसी न किसी तरीके की जानकारी या फिर किसी न किसी आयोजन के बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। तो एक ऐसा मेले का आयोजन किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो पूसा नई दिल्ली में है। उस मेले में आप जा सकते हैं, वहां पर नई तकनीकों के बारे में जान सकते हैं, वहां पर जाकर आप नई नई विधियां सीख सकते हैं और साथ ही उस मेले में आप अलग अलग तरह के जो किस्में हैं पौधों की आप वो भी देख सकते हैं। जो कृषि में रुचि रखते हैं वो भी वहां जाकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं और नई नई जानकारियां ले सकते हैं। तो आप जरूर जाइए। 1 से 3 मार्च तक भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में इसका आयोजन किया गया है। किसान की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर AK सिंह। आप निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। आप हमें आज जानकारी देंगे आगामी 1 से 3 मार्च को होने वाले कृषि विज्ञान मेले के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जैसा कि आप जानते हैं, पूसा संस्थान के द्वारा, जिसको हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं जी, इस संस्थान के द्वारा वर्ष में एक बार मार्च के महीने में किसान मेला लगाया जाता है। इस बार मेले का आयोजन 1 से लेकर 3 मार्च को किया जा रहा है और इस मेले का जो मुख्य विषय है वह सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूसा संस्थान की क्या तकनीकियां हैं उसके बारे में हम जोर देकर बताएंगे, जानकारी देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी परियोजना है, जिसमें सभी राष्ट्रों को कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है, जिसमें हर रूप में भूखमरी कहीं भी नहीं हो, ये मुख्य बात है जिसको कृषि से सीधे जोड़ करके देखा जाता है। तो इस मेले में हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रतिदिन करीब 30,000 किसान भाग लेंगे। 3 दिन का मेला होगा तो करीब 1 लाख से ज्यादा लोग किसान मेले में भाग लेने के लिए आएंगे। इनको हम जानकारी देंगे जो कृषि उत्पादन से संबंधित तकनीकियां हैं उनके बारे में, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फल, फूल, सब्जी, फसलों की तमाम प्रजातियों का दिखाया जाएगा। उसके साथ ही साथ समन्वित कृषि प्रणाली, जिसमें कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है या 1 एकड़ खेत है तो उसमें किस प्रकार से आप सभी व्यवसायों को एक साथ लेकर के उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जिसमें फिशरीज का काम हो सकता है, डकरी का काम हो सकता है, पोल्ट्री का हो सकता है, उसमें पशुपालन भी रखते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, फल के वृक्ष भी लगाते हैं। और इस तरह से हमारे अनुसंधान कार्य से और यहाँ पर जो मॉडल विकसित किए गए हैं उसमें पाया गया है कि करीब 3 से लेकर के 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी किसान भाइयों की हो जाती है इस मॉडल का प्रयोग से। तो इसके अलावे जो है इस मेले के अंतर्गत हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो पेरी अर्बन क्षेत्र से लोग आते हैं उनके लिए विशेष रूप से गमलों में सब्जी उत्पादन किस प्रकार से करें, छत पर बागवानी कैसे करें, वर्टिकल बागवानी, फूलों की खेती, और एक हम पुष्प प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहे हैं मेले में 1 से लेकर 3 मार्च तक। उसमें दिल्ली के बहुत सारे लोग जो कि फूलों की खेती में और फूलों के उगाने में जिनका लगाव है वो अपने अपने प्रदर्शनी में भाग लेंगे और अपने स्टॉल लगाएंगे। इसके अलावा किचन गार्डन के लिए वर्मी कंपोस्ट, गमले, उर्वरक आदि भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे, जिसको जो लोग इसमें रुचि रखते हैं यहाँ से खरीद कर ले जा सकते हैं। किसानों के द्वारा बनाए गए उत्पादों में जैसे बाजरा, रागी के बिस्किट, गुड़, शक्कर, अचार आदि भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये सब सारी चीजें बिल्कुल शुद्ध जैसे गांव से बन करके फ्रेश आती हैं, तो उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं अगर आप मेले में भाग लेंगे तो। इसके अलावा हम 3 दिन का जो कार्यक्रम होगा उसमें कई हम गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कृषि से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं उनको वैज्ञानिकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा उनका जवाब भी दिया जाएगा। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, सभी श्रोताओं से, कि आप भारी से भारी संख्या में आकर किसान मेले में भाग लें और जो जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होती है उसका फायदा उठाएं और उससे आपको निश्चित रूप से काफी प्रसन्नता होगी। यही मेरा अनुरोध है सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जब कृषि की बात हो, किसानी की बात हो, सिंचाई की बात हो, निराई गुड़ाई की बात हो, तो हम किसान मित्र को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसान मित्र से हुई ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ हैं एक महिला किसान। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, खेती करती हो? हाँ जी। कौन कौन सी खेती करती हो? गेहूं की, चना की, मटर की। तो सबसे अच्छी खेती इसमें से कौन सी लगती है? मुझको सबसे अच्छी गेहूं की खेती लगती है। गेहूं काटने में मुझे अच्छा लगता है, सारे लोग मिलके काटते हैं, फिर वहाँ हंसते रहते हैं, अपनी मस्ती करते रहते हैं, इसलिए मुझे वहाँ अच्छा लगता है। और अब तो चना और मटर भी फल फूल रहे होंगे? खूब अच्छे से फल फूल रहे हैं चना और मटर। ये तो होली के बाद ही आएंगे, होली के बाद इसकी कटाई करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि घर में और कौन कौन खेती करता है? हमारे सारे परिवार, मेरे जेठ है, जिठानी है, मेरी सास है, मेरे चाचा चाची हैं, सारे लोग हैं। तो बाहर से किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है कि जो खेती में सहारा दें? ना, हम किसी को नहीं, हम स्वयं अपना ही कर लेते हैं, सारे लोग मिलके। हम किसी दूसरे बाहर के आदमी को नहीं बुलाते। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग आपस में मिलकर खेती कर लेते हो। अच्छा, अभी जमीन भी एक ही है आपकी सबकी? जमीन हमारी सबकी अलग अलग है, लेकिन हम किसानी साथ में कर लेते हैं। साथ में काट लेंगे, जब मतलब ट्रैक्टर या सेरसा से कतराएंगे ना, तो जब दाना अपना बटोरा कर करके अपने अलग अलग कर लेंगे। अच्छा, रेडियो सुनती हो? हाँ, रेडियो सुनते हैं। क्या सुनती हो रेडियो पर? गाना होते हैं ना, जैसे वो तो जो गाँव के गाने होते हैं वो सुनती हो? हाँ, जो गाँव के गाने होते हैं वही सुनती हूँ मैं। तो जब आप खेती करती हो तो घर का काम जो होता है वो फिर कैसे निपटाती हो? पहले सुबह अपने घर का काम निपटा के खेती करने जाते हैं। सुबह जल्दी जगते हैं, सारे लोग मिल के कर लेते हैं। कोई मतलब जानवरों का काम किया, कोई अपना घर का काम किया, सारे लोग इकट्ठे किसानी करते तो सारे लोग मिल के काम ही कर लेते हैं। अच्छा, और आपके पास में बहुत सारे संसाधन भी होंगे जो खेती करने के लिए होते हैं। ट्रैक्टर होगा आपके पास में, और क्या क्या है? हमारे पास ट्रैक्टर होगा, बोर होगा, जिसमें मतलब हम सिंचाई करते हैं गेहूं की। हमारे पास सेसर है जिसमें गेहूं कतर के निकाल लेते हैं, किसी से मंगवाते नहीं हैं। अच्छा, गाँव में जैसे जिन लोगों के पास में ये नहीं होता तो क्या उनको आप दे देती हैं, किराए पर भी देती हैं, जिससे आपका कुछ पैसा भी आ जाए? किराए से देते हैं उनको, उन तो मतलब उनसे पैसा ले लेते, घंटा हिसाब कतर देते हैं, तो उससे आपको जो है लाभ हो जाता है, फायदा होता, लाभ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और किसान की बात कार्यक्रम में अब समय है मौसम का हाल जानने का। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की स्थिति 7 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता 100% और न्यूनतम 65% रहने की संभावना है। हवा की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा पूर्व रहेगी। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुआई हेतु किसान किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करे। मूंग पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, उड़द पंत, उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1 बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई शुरू करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। वर्तमान शुष्क तथा बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो नियंत्रण के लिए सब्जियों में एमिडाक्लोप्रिड 0.25 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से सब्जियों की तुड़ाई के बाद करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। ये था मौसम का हाल और कृषि परामर्श। मौसम की जानकारी के बाद किसान भाइयों को प्रतीक्षा होती है कि मंडी का भाव क्या है, ताकि अपनी उपज का सही दाम उनको मिल सके। तो उनका एक प्रयास होता है, हमारा भी प्रयास होता है कि उसको हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाएं। तो मंडी का क्या भाव है, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। आजादपुर मंडी से प्राप्त प्रति किलो की दर से सब्जियों और फलों के भाव। सेब 80 रुपए किलो, अमरूद 30 रुपए किलो, बेर 10 रुपए किलो, चीकू 26 रुपए किलो और मौसम्बी 18 रुपए किलो। अब सब्जियों का भाव। आंवला 20 रुपए किलो, बेबीकॉर्न 50 रुपए किलो, बीन्स 22 रुपए किलो और बैंगन 14 रुपए किलो। ये थे आज के बाजार भाव। धन्यवाद। किसान की बात कार्यक्रम में हर बार एक नए विषय से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती है, जैसे कि आज भी हुई। और अगर कोई ऐसी आप जिज्ञासा रखते हैं, कोई ऐसी जानकारी रखते हैं, तो आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com और इसके अलावा आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं, कोई विशेष कार्यक्रम आप नहीं सुन पाए हैं जिसको आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप वो कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी दिल्ली। तो बहुत सारे माध्यम आपने श्रोताओं से जुड़ने के बताए हैं, हम सोचते हैं उसका पूरा लाभ उठाएंगे वो। और अब चलने से पहले अपने अगले कार्यक्रम के बारे में अपने श्रोताओं को बता दें। हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा, यानी सोमवार को जो कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, उसका विषय होगा मौसमी फूलों की देखभाल और विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर M.K. सिंह। इसी के साथ आज का किसान की बात कार्यक्रम को यही हम विराम देते हैं। मुझे दीपिका को और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए,
हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा